हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूं सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, 2-3 बार कम से कम पढ़िए, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे करना कैसे है, ठीक है। कह रहा है अर्जुन ने एक कार्य को अकेले 16 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि अलका उसी कार्य को अकेले 24 दिनों में पूरा कर सकती है। अर्जुन ने अकेले कार्य करना शुरू किया और 3 दिन बाद अलका भी शामिल हो गई। 5 और दिनों के बाद अर्जुन ने कार्य करना बंद कर दिया और शेष कार्य अलका ने अकेले पूरा किया। तो ज्ञात कीजिए कि अलका ने शेष कार्य अकेले कितने दिनों में पूरा किया। तो क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि अगर हमें इफिशियंसी पता चल जाए तो टाइम दिया हुआ है, ठीक, टाइम दिया हुआ तो इफिशियंसी पता चल जाए तो हम इन्होंने कितना कार्य किया और कितना बाकी है, जितना बाकी होगा उसमें हम क्या करेंगे, अलका की इफिशियंसी से भाग दे देंगे, तो हम बता सकते हैं ना कि कितने दिन में वो पूरा करेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि अर्जुन एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि अलका उसी कार्य को 24 दिनों में। तो हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, इफिशियंसी एंड टोटल वर्क। तो अलका कौन है, अर्जुन है, ठीक है, अर्जुन की बात हो रही है। तो अर्जुन और कौन है, अलका है। अर्जुन ने कितने दिन में, 16 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, जबकि अलका उसे 24 दिन कंप्लीट करने में लगाती है। तो हम यहाँ से टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा हमारा 48। अब मैंने बताया है ना कि एलसीएम क्यों लेते हैं, इनका लेने को हम टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, जो भी मानेंगे वो हमेशा लास्ट तक, जब तक आंसर नहीं आ जाता हमारा, वही टोटल वर्क यूज करेंगे। हम एलसीएम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम जब इनके टाइम से, ये हमारा जो टाइम है, इससे जब हम डिवाइड करें तो हमारी जो इफिशियंसी है वो क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर हम कुछ मानते हैं तो मान लीजिए वो क्या होगा, दशमलव में आ सकता है। तो इसलिए हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, अर्जुन की इफिशियंसी 48 में 2 से भाग दिया कितना, 48 में 16 से भाग दिया कितना 3, और 24 से भाग दिया तब 2। तो ये इनकी क्या आ गई इफिशियंसी, क्योंकि आपको पता है कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो अगर हमें इफिशियंसी चाहिए तो टाइम, टोटल वर्क हमें मिल गया और टाइम भी पता है, भाग दे देंगे तो इफिशियंसी मिल जाएगी नहीं। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। कह रहा है अर्जुन ने अकेले कार्य करना शुरू किया और 3 दिन बाद अलका भी शामिल हो गई। तो अर्जुन ने अगर स्टार्ट किया काम तो 3 दिन तक तो अर्जुन ने अकेले कार्य किया। तो 3 दिन में अर्जुन द्वारा किया गया कार्य, 3 दिन में अर्जुन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कितना होगा भाई, टू वर्क चाहिए तो हमें क्या करना है, इफिशियंसी एंड टू टाइम से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इफिशियंसी अर्जुन की कितनी है 3, और टाइम कितना है 3 दिन, तो कितना कार्य कर लेगा, जाहिर सी बात है 9। अब आगे कह रहा है 3 दिन बाद अलका भी शामिल हो गई और 5 और दिनों के बाद अर्जुन चला गया। मतलब कहने का अलका और अर्जुन जो है वो 5 दिन तक काम किए।
5 दिन तक किसने काम किया? अलका और अर्जुन ने मिलकर कार्य किया ना। कितना हो जाएगा? 5 दिन तक किया। इन दोनों की इफिशियंसी से हम गुणा कर दें तो पता चल जाएगा ना। 3 2 5, 5 की इफिशियंसी से 5 दिन काम किया तो टोटल कितना काम किया इन्होंने? 25 कार्य किया। ठीक। अब कह रहा है कि अर्जुन ने कार्य करना बंद कर दिया और शेष कार्य अलका ने अकेले पूरा किया। तो अब टोटल वर्क हमने कितना कर लिया इतने दिनों में? 25 9 कितना? 34। टोटल वर्क कितना कर लिया? अब बचा कितना है? रिमेनिंग वर्क बचा कितना? भाई टोटल 48 था, जिसमें से हमने क्या किया? 34 कंप्लीट कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? और वही तो हमारी क्या है? अलका करेगी ना। तो क्या है? 48 माइनस 34 बराबर कितना? 14 वर्क बचा। कितना बच गया? 14 वर्क बच गया। तो ये कह रहा है कि अब वो जो कार्य बचा है वो शेष अलका अकेले करती है। तो अलका द्वारा किया गया कार्य कितना? अलका एलोन कंप्लीट द वर्क। वर्क टाइम कितना होगा? तो कितना कार्य करना है भाई? 14। यहाँ से वर्क कितना है? 14। और उसकी इफिशियंसी कितना है? भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टाइम। तो इफिशियंसी अलका की कितनी है? 2 है। तो 2 से भाग दिया तो कितना? 7 डे। कहने का जो शेष वर्क है वो अलका कितने दिनों में करेगी? 7 दिनों में। ठीक। तो समझ में आ गया होगा कौन सा हमारा सही है? ये डी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी कहानियां लिख दी हैं। आपको कहानियां नहीं लिखनी है जब आपको समझ में आ जाए। ठीक है। आपको वही लिखना है जो आपको याद नहीं रह सकता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है। पहले आप इसे ध्यान से पढ़िए, फिर खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर आगे वीडियो चालू करके देखिए। ठीक है। अगर आपको अभी टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको अगर 5 मिनट 10 मिनट लगता है तो कोई नहीं। जब आप प्रैक्टिस डेली बाई डेली करोगे तो ये जो टाइम है वो आपका कम हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जो 10 मिनट लग रहा था वो प्रैक्टिस करते करते कब 10 सेकंड में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो चलिए आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है। कह रहा है एक जो है दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की तुलना में 400/7% अधिक है। यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की 3 गुनी हो जाती है। तो प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं कि 400/7% का मान निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 400/7%, और परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे? नीचे 100 से भाग दे देंगे, जाहिर सी बात है, पता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूध की मात्रा पानी की तुलना में, तो पानी हमारा कौन है? ये वाटर। इसकी तुलना में कितना अधिक है? 400/7 मतलब कितना अधिक है? 4 अधिक है। 7 का 400/7 कितना होगा? 4 होगा। तो कितना अधिक होगा? 11। तो मिल्क हमारा कितना आ जाएगा? 11। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें मिल गया कितना? कितना मिल गया? 11/7 का। कह रहा है कि यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध मिला दिया जाए, तो 10 लीटर हम क्या कर रहे हैं? मिल्क मिला दे रहे हैं। तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की 3 गुनी हो जाएगी। दूध की मात्रा पानी की 3 गुनी हो जाएगी। अगर पानी 1 है तो दूध कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। यही तो कह रहा। ठीक। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बात बताइए आप हमें,
यहाँ पे हम मिला क्या रहे हैं, मिल्क मिला रहे हैं, वाटर तो मिला नहीं रहे ना, पानी तो हम मिला नहीं रहे, तो पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए ना भाई। लेकिन यहाँ पे कितनी है, 7 है, यहाँ पे कितनी है, 1। तो हमें बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। अगर 7 का गुणा यहाँ किया तो हमें सेकंड साइड भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब कितना आ गया ये 21/7। अब यहाँ पे देखिए वाटर 7 है, अब भी यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे मिल्क कितना है, 11 है, यहाँ पे कितना है, 21 है। कहने का अर्थ कि हमने मिलाया कितना, 10 यूनिट। ठीक, तो हमने मिलाया कितना, 10 यूनिट। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, 10 लीटर वाटर मिलाया हमने। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा, 1 लीटर। कितना, 1 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा, 1 लीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पानी की प्रारंभिक मात्रा। तो कितनी है, 7 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मान 1 लीटर, तो 7 यूनिट का मान कितना, 7 लीटर हुआ। कितना हुआ, 7 लीटर। तो कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड तो था नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है ये कि आशुतोष के पास जो है x रुपए हैं, और उन्होंने उनमें से 350 रुपए को 8.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। शेष राशि में से उन्होंने 15% और 20% प्रतिवर्ष की दर से 3:2 के अनुपात में साधारण ब्याज पर निवेश किया। तो यदि आशुतोष को 4 वर्षों में कुल 969 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो x का मान बताना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, हम मान लेते हैं इसके पास कितना दिया है, जो कि कितना है टोटल, x दिया है। ठीक, टोटल कितना है प्रिंसिपल हमारे पास, x है। कह रहा है इसमें से 350 रुपए, तो इसमें से 350 रुपए वो क्या कर रहा है, 8.5% की दर से, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8.5% की दर से, कितने टाइम के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो आप एक बात बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रिंसिपल पे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो अगर 1 साल में 8.5% मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 34%। भाई 8 चौक 32 और 2 34%। मतलब कहने का अर्थ प्रिंसिपल का 34% मिलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे 350 का 34%, कितना 34%। और 34% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 50 सत्ते 50 दूना 100, यहाँ कितना 17, तो 17 सत्ते 119 रुपए क्या हो गया हमें 350 से। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये कहाँ से आया, भाई आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100, यही तो होता है। प्रिंसिपल हमारा कितना 350, और आर और टी, आर का मान कितना था 8.5%, और टी का मान कितना 4। तो जाहिर सी बात है यहाँ 34 आया कि नहीं आया, 34/100, यही तो हमने लिखा है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है कि अब इसमें से, आगे वो कह रहा है कि इसमें से जो है, अब बचा कितना इसके पास प्रिंसिपल, टोटल x था, अब उसके पास बचा कितना 350, x माइनस 350 रुपए बचा। अब वो क्या कर रहा है कि 15% और 20% की दर से, प्रतिवर्ष की दर से 3 और 2 के अनुपात में, कहने का अर्थ 3 और 2 के अनुपात में क्या कर रहा है, इसको बांट दे रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहा है, 15% और 20%।
तो आप बताइए अगर मैं इसको 3 और 2 के अनुपात में बांटना चाहूँ तो हमारा कितना आएगा? ये समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर मैं इसको 3 और 2 के अनुपात में बांटना चाहूँ तो क्या करूँगा? भाई ऐसे ही तो करते थे। 3 और 2 के अनुपात में मैं बांटना चाहूँ तो क्या करूँगा? यही तो हम करते थे। x माइनस 350 है और कितना के 3 और 2 के अनुपात में, तो यही कहते हैं ना कि 5 यूनिट का मान कितना, x माइनस 350, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, x माइनस 350 बटा कितना, 5। तो अगर हमसे कोई पूछे 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 3 यूनिट का मान कितना, तो 3/5 x माइनस 350, यही तो लिखते हैं। अगर 2 यूनिट का पूछे तो 2/5 x माइनस 350, यही तो करते हैं हम। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे x यहाँ पे कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे प्रिंसिपल? भाई टोटल हमारा 5 है, जिसमें से 3 क्या है, ये है। और अगर x माइनस 350, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आएगा, 2/5 x माइनस 350, यही तो आएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये प्रिंसिपल हो गया हमारा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15%। यहाँ कितना है, 20%। टाइम वही 4 साल की बात चल रही है। तो आप बताओ कि 1 साल में अगर 15% मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा, 60%। तो किसका 60%, प्रिंसिपल का 60%। तो यहाँ हमारा कितना है प्रिंसिपल, 3/5 x माइनस 350 का 60% कितना होगा, 60/100 करेंगे। भाई परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा SI, 2/5 x माइनस 350 हमारा प्रिंसिपल है। ठीक, और यहाँ कितना होगा, 20%। अगर 1 साल में, तो 4 साल में कितना, 80%। तो 80% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 100 से भाग दे दिया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20×3 60, 20×5 100। यहाँ कितना हो जाएगा, 20×4 80, 20×5 100। ठीक, अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9/25। भाई ये 3 का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर, x माइनस 350। यहाँ का SI कितना आ गया, 4 दूनी 8/25 x माइनस 350। ये हमारा आ गया तीनों का SI। एक का यहाँ आया, दूसरे का यहाँ आया, 3 ये यहाँ आ गया। ठीक, तो तीनों SI आ गया हमारा। अब कह रहा है कि यदि कुल आशुतोष को 4 वर्षों में 969 का ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, कितने का, 969 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो हमें कितना प्राप्त हुआ भाई, 119 रुपये यहाँ मिला, 9/25 यहाँ मिला x माइनस 350, और प्लस कितना, 8/25 x माइनस 350 यहाँ मिला, जो कि टोटल है किसके बराबर भाई, 969 ही तो बता रहा है। ठीक, 119 को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा। और यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, और क्या है, x माइनस 350, x माइनस 350 यहाँ कॉमन है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 350, और 25 भी तो कॉमन है, 25 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 9 और 8, 9 8 17 हो जाएगा। और 119 को इस तरफ ले गए तो कितना बचेगा, 850 बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं, 17×5 85, तो यहाँ 50 हो गया। x का मान, अब 25 का गुणा 50 में किया तो कितना हो जाएगा भाई, 25×5 125, 1250। और x का मान कितना आ जाएगा, 350 उधर गया तो कितना, 1600 आया। कितना आ गया, 1600। तो कौन सा सही हमारा, ए वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। आपको इतनी कहानियां देखिए, मैंने समझाने के लिए इतना इतना ये लिखा है, इतना लिखा है, आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना था। ठीक, ये पॉइंट ये वाला तो
माइंड में ही आ जाता है 119। ठीक, आपको इतना ही 4 लाइन लिखना था और आप सॉल्व कर सकते थे। तो मैंने बताया ना, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको माइंड में सॉल्व करके आंसर आ जाता है, किसी में 1 मिनट लग जाता है। तो वो ऐसे ही क्वेश्चन का क्या होता है, एवरेज और टाइम निकाल के ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बाकी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जयंत को एक परीक्षा में 65 अंक प्राप्त हुए और वह 13 अंकों से फेल हो गया। यदि आराधना ने उस परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए तो परीक्षा के अधिकतम अंक और आराधना द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। परीक्षा में जो है पास करने के लिए न्यूनतम कितना परसेंट अंक होना चाहिए, 26%। तो ये 26%, 55%, ये कह क्या रहा है, ये जो हमारा कह रहा है वो मैक्सिमम अंक का, जिसको आप पूर्णांक कहते हो, ठीक है, पासिंग मार्क्स का। ठीक है, वो मैक्सिमम मार्क्स का कह रहा है कि आप जो है वो 26% और 55% जो कहानी कह रहा है वो मैक्सिमम मार्क्स का कह रहा है, जिसको आप हिंदी में पूर्णांक भी कहते हो। ठीक है, तो हमें पता नहीं है वो कितना है, तभी तो, अगर पता होगा तभी ना हम बताएंगे। तो हम मैंने मान लिया कि हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स है, पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स वो कितना है, हमने मान लिया कि x है। 100x मान लीजिए आप, कितना है 100x, कितना है 100x हमने मान लिया। आप चाहो तो x भी मान सकते हो, 200 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कह रहा है कि परीक्षा में पास करने के लिए न्यूनतम जो है 26% अंक होना चाहिए। तो पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए भाई, मैक्सिमम मार्क का 26% होना चाहिए। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना है 100x, इसका 26% कितना होगा, ये हो गया 26x। तो ये जो मैं आपको ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ, तो आपको लिखने की जरूरत तो है नहीं पड़ी भाई, जाहिर सी बात है आपको पता हो गया कि 100x है, तो 26% जाहिर सी बात है डायरेक्ट 26x ही होगा। ठीक, तो ये कितना हो गया मैक्सिमम मार्क्स 26%, 26x। कह रहा है जयंत को एक परीक्षा में 65 अंक प्राप्त हुए और वह 13 अंकों से फेल हो गया। तो जयंत को पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, जयंत का पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। अगर उसने 65 अंक प्राप्त किए और 13 अंक से फेल हो गया, अगर मैं कहूं कि मैं उसे 13 अंक और दे देता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये क्या था, ये भी तो पासिंग मार्क्स ही है, ये भी क्या है, पासिंग मार्क्स ही है भाई। जयंत की हो चाहे आराधना की, अगर एक ही एग्जाम दे रहे हैं तो पासिंग मार्क्स सबके लिए एक ही होगा। ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, तो ये कितना है टोटल 78 है। तो ये भी पासिंग मार्क्स है हमारा और ये भी पासिंग मार्क्स है, तो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। 26x बराबर कितना, 78। तो x बराबर कितना आ गया, 26 3 78। तो x बराबर कितना आ गया 3। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना हो गया 300, कितना हो गया 300। अब यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए, किसने, आराधना ने। तो परीक्षा के अधिकतम अंक और आराधना द्वारा प्राप्त अंकों के बीच अंतर। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या हमसे पूछ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स माइनस क्या, आराधना द्वारा प्राप्त मार्क्स कितना होगा, आराधना द्वारा ऑब्टेन मार्क्स कितना होगा, 55% ही तो प्राप्त, मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना है 300। और आराधना ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया 55%, किसका, मैक्सिमम मार्क्स का 55%। तो 55/100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 165। ये इतना भाई, ये तो 300 में से 165 गया तो कितना होगा
135 मार्क्स होगा। कितना होगा? 135 मार्क्स। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 135 मार्क्स। हमसे यही तो पूछ रहा था। तो कौन सा सही है हमारा? बी वाला। ठीक है, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, आपने कर भी लिया होगा मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा जी, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको जो कहता जाए वो करते जाइए, और आपकी जो स्पीड है अगर तेजी हो, जितनी तेज होगी उसको सॉल्व करने में उतनी आसानी होगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, बस आपका एक टाइम कंज्यूमिंग सवाल है। ठीक है, तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है भास्कर ने 90 वस्तुएं 15 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदी। उसने 50% वस्तुएं 20% लाभ पर बेची। फिर शेष में से 33.3% वस्तुएं 40% लाभ पर, और शेष में से 70% वस्तुएं 20% हानि पर, और बाकी जो बच गई वो 40% हानि पर बेची। पूरे लेन देन में उसका तो लाभ हुआ, मतलब उसके पूरे लेन देन में लाभ या हानि जो हुई उसका परसेंटेज बताना है हमें। ठीक है, तो भास्कर ने कितनी वस्तुएं खरीदी? भाई वस्तुएं कितनी खरीदी? 90। अब कितने रुपए में? एक वस्तु की कीमत 15 रुपए, तो 90 वस्तु खरीदी। वस्तु कितनी खरीदी? 90। और उसकी अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो कितना होगा? 90 वस्तु खरीदी 15 रुपए में पर, तो 15 नवैया 135, मतलब 1350 रुपए में टोटल पैसा खर्चा किया। कितना? 1350 रुपए। अब कह रहा है उसने 50% वस्तुएं, तो वस्तु कौन सी है हमारी भाई? ये इसकी 50% कितना होगा? इसका 50% कितना होगा? जाहिर सी बात है कि 50% कितना होगा? 45। कितना होगा? 45। अब वो कह रहा है कि इसको 20% लाभ पर बेचा। भाई अगर वस्तु की संख्या कितनी है? 45, तो एक की कीमत कितनी है? 15। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी इसकी? 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो 675 रुपए इसकी क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस आ गई। अब कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो अब बेचेंगे कितना? सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारी? सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए भाई हमारी? तो 675 का 20% कितना हुआ हमारा? भाई प्रॉफिट कितना कमाना? प्रॉफिट हम कमाते हैं किस पे? कॉस्ट प्राइस पे ही तो डिपेंड करता है कि हमने घाटा हुआ या फायदा हुआ। ठीक, हम कॉस्ट प्राइस से तो देखते हैं, अगर प्रॉफिट कमाना है तो कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक पे बेचेंगे तभी ना 20% का प्रॉफिट होगा हमें। तो 675 का 20% कितना होगा? 20% का मान होता है 1/5। ठीक, तो आप बताइए कि 15 ही हम 225 एक्स्ट्रा पे बेचेंगे, तो बेचेंगे कितने पे? 6 2 8 1 900 पे। भाई 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो 675 का आप कितना हो जाएगा? 5 एक का 5 और 5 15 पचम 25, सॉरी 135। 135 होगा, 135 जोड़ेंगे इसमें 675 में तो कितना होगा? 675 में 135 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 810 होगा। मतलब कहने का अर्थ कितने में बेचा? सॉरी 810 में बेचा। अब आगे कह रहा है कुछ कि फिर शेष में से 33%। अब शेष कितना बच गया भाई? रिमेनिंग कितनी वस्तु बच गई? अगर 45 इधर है तो रिमेनिंग कितनी है यहाँ? 45 वस्तु। कितनी रिमेनिंग कितनी है? 45 वस्तु। अब कह रहा है कि 45 वस्तु में से शेष में से 33.33%। अब इसका 33.33% कितना होगा? 33.33% वस्तु कितना? मतलब 1/3 की बात कर रहा है, तो 1/3 कितना होगा? 15 वस्तु। कितने हो गए? 15 वस्तु।
15 वस्तु को 40% लाभ पे बेच रहा है, तो 15 वस्तु की कीमत कितनी होगी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी भाई, टोटल वस्तु कितनी होगी, एक की कीमत सॉरी टोटल 15 है, एक की कीमत 15 रुपये, तो 15 का गुणा कर दिया तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ गई, 15 15 ही हम 225। अब कह रहा है कि इससे 40% प्रॉफिट पे, तो 40% प्रॉफिट पे बेच देते हैं। तो इसका 40% का मान क्या होता है, 2/5। तो 2/5 कितना हो जाएगा इसका, 225 का 2/5, 225 का कितना होगा भाई, 5 चौका 20, 5 25, 45 दूना 90, कितना होगा 90। मतलब 90 का प्रॉफिट करना है तो बेचना कितना पड़ेगा, 315 रुपये में। कितने में बेचना पड़ेगा इसे, 315 रुपये में, तभी तो हमें 40% का प्रॉफिट होगा। अब आगे आ जाते हैं, कह रहा है कि 33 वस्तुएं इतने पे बेच दिया 40%, और शेष में से 70%। अब 33 यहाँ, अगर 33 अथवा 3 वस्तु, तो यहाँ पे शेष कितना बचा भाई, 45 टोटल थे, 15 यहाँ, तो यहाँ कितना 30। अब जिसमें से क्या कह रहा है, 70% वस्तुएं। अब इसमें भी कह रहा है कि 70% वस्तुएं, तो इसका 70% कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि 70% कितना होगा, 7 त्रिक 21 वस्तु। एक वस्तु की कीमत 15 रुपए थी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी यहाँ, 15 एक का 15, सॉरी 15 दूना 30, 315 रुपये कॉस्ट प्राइस। तो अगर ये कह रहा है कि 70% यहाँ है, अब 20% लाभ पे बेच रहा है, तो 20% इसका कितना होगा भाई, 20% कितना होगा, 20% लाभ पे बेचना है, तो 1/5 पे लाभ पे बेचना है, तो 63 रुपये एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा हमें। तो भाई एक क्या होगा, 315 का आप बताओ कि 20% मतलब कितना, 1/5, तो 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 63 में एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा ना। 63 रुपये का प्रॉफिट कराना है तो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, अधिक बेचना पड़ेगा। तो 63 और 15 कितना होता है, 78। कितना होता है, 63 15 78, और कितना 378 में बेचना पड़ेगा हमें, ठीक। और अब कह रहा है कि सॉरी 20% लॉस पे बेच रहा था, यहाँ कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। तो 63% लॉस पे बेच रहा था, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है, मैंने पढ़ने में गलती कर दी। कह रहा है कि 63% लॉस पे बेच रहा है, सॉरी 20% लॉस पे बेच रहा है, तो 20% की 315 का कितना होता है, 63। मतलब कहने का 315 की वस्तु थी, और 63 जो रुपए लॉस पे बेच रहा है, तो बेच कितने पे रहा है आप बताओ भाई, 63 घटा देते हैं, तो 63 घटाएंगे तो कितना, 37 15 कितना 52, कितने पे बेच रहा है, 252 रुपए में इसे बेच रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि बाकी वस्तुएं अब कितनी बच गई भाई, यहाँ पे अगर 70% ये था तो 21, यहाँ पे बच कितनी गई, 9 वस्तु बच गई, कितनी बच गई 9 वस्तु। तो 9 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 9 गुणित 15, कितना हो जाएगा यहाँ, 15 9 135। अब इसे कह रहा है कितने पे, 40% लॉस पे बेच रहा है, तो इसका 40% कितना होगा, इसका 40% कितना होगा, 2/5 होगा, तो कितना होगा 5, 27 पंचे 135, और 27 दूना 54, 40% लॉस पे बेच रहा है, मतलब 54 के लॉस पे बेच रहा है, तो 54 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 46, और 35 कितना होता है, 4 3 7 81, कितना 81 रुपए में बेचेगा इसे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 81। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। टोटल उसने खरीदा कितने का था, 1350 रुपए का, और बेचा कितने में भाई, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, जोड़ लीजिए कितना होगा, 8 3 11, 11 2 13, 1300, प्लस 1 और कितना 2, 1 1 2, और 2 5 2 7, 7 8, 8 7 15, 150, और यहाँ कितना हो जाएगा 0 और 5 2 7 1 8। तो बेचा कितने पे उसने, 1458 रुपए पे, खरीदा कितने पे था,
1350 रुपये में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ इसको भाई? 108 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 108 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो हम क्या करेंगे? 108 रुपये का प्रॉफिट हुआ और ख़रीदा कितने का था? 1350 रुपये में, इंटू परसेंटेज में चाहिए तो 100 से हम क्या करेंगे? तो सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यहाँ कितना है? 5 से करते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। यहाँ कितना आएगा? 7 4, 4 दूनी 8। कहने का अर्थ 8% का प्रॉफिट हुआ। कौन सा? ये डी वाला। ठीक, कितने का प्रॉफिट हुआ? 8% का। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव था। अब आपको अपनी स्पीड बतानी है कि आप कितनी स्पीड से कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में कंप्लीट करना है, और तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझने बैठ गए कि होगा कैसे, तब तो नहीं कर पाओगे आप। लेकिन आपको पढ़ते ही समझ में आ गया कि करना कैसे है, तो इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको लिखनी भी नहीं पड़ेंगी, और आपकी कैलकुलेशन अगर स्पीड तेज है तो आप सॉल्व कर जाओगे 1 मिनट में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक निश्चित राशि अमर, बंटी और चंदन के बीच 5, 7 और 4 के अनुपात में बांटी जानी थी, लेकिन वास्तव में इसे 7, 11 और 6 के अनुपात में बांटा गया, जिसके कारण बंटी को 25 रुपये अधिक मिले। तो अमर को वास्तव में प्राप्त होने वाली राशि क्या थी? ठीक, तो कौन कौन है? अमर है, अमर को ए मान लिया, बंटी को क्या है? बी मान लिया, और चंदन को हमने क्या मान लिया? सी। इनको देखा जाए तो मिलना कितना था? राइट वाला कितना था? राइट, सॉरी, RIGHT, राइट वाला कौन सा था? वो अनुपात था हमारा 5, 7 और किसका? 4 का अनुपात था। लेकिन गलती से हमने किस में बांट दिया? गलती से हमने किस में बांट दिया? 7, 11 और 6 के अनुपात में बांट दिया हमने। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए 5, 7 और 11 का टोटल कितना होगा? कितना होगा भाई? 5, 7, 7, 5, 12, 4, 16, और यहाँ पे टोटल कितना होगा? 24 होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हमें तो पता नहीं ना भाई अमाउंट था कितना, तो हमें तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, तभी तो हम बता पाएंगे ना किसको ज़्यादा किसको कम मिला। ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे। ठीक, या फिर आप करो कि सबका टोटल जोड़ करके 16/5, 5/16, और उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो भी ऐसे भी आएगा पूरा रेशियो मेथड यूज़ करके, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल 16 है, यहाँ पे टोटल 24 है, तो इन दोनों का क्या करते हैं? हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 48 का एलसीएम हमने ले लिया, तो कितना आ गया? 48। तो हम अमाउंट जो है मान लेते हैं हमारा कितना था? अमाउंट हमने मान लिया कि वो कितना था? 48x, क्योंकि अब क्या करना है? डिवाइड करने में आसानी होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो 16 यूनिट है, तो 16 यूनिट का मान हमने कितना माना है? 48x, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3x। 1 यूनिट का मान 3x रुपये, टोटल अमाउंट हमारा इतना रुपए था मान लिया, तो यहाँ पे कितना? 3x रुपये मिल गया इसको। ठीक, तो ए को कितना मिला भाई? 1 यूनिट का मान 3x, तो 5 यूनिट का मान कितना? 15x। यहाँ कितना हो जाएगा? 21x रुपये इसे मिला। ऐसे कितना मिल गया? 12x रुपये मिला। ठीक, अब ये इसको हमने बांट दिया। अब इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पे भी तो क्या है कि टोटल कितना है? 24 यूनिट है इनका, लेकिन हमारे पास जो है वो 48 रुपये ही है, 48x रुपये है।
तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा 2x, कितना 2x। तो यहाँ पे इसको कितना मिल गया भाई 7 दूनी 14x रुपये मिला। यहाँ इसको कितना मिल गया 22x रुपये मिला। यहाँ कितना इसको मिल गया 6 दूनी 12x, क्योंकि 1 यूनिट का मान 2x। तो भाई पैसा तो दोनों है ना, हमने क्या किया इनके रेशियो में डिवाइड किया है ना। अगर 7, 11, 16 का मान 24 यूनिट हुआ तो टोटल रुपए हमारा 48 है। तो 24 यूनिट का मान, यहाँ पे हमारा टोटल पैसा कितना रहा था 24 यूनिट, हमारे पास है कितना 48, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2x। तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 7, 11, 6 का मान तो हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे एक चीज उसने कही है कि जिसके कारण बंटी को 25 रुपए अधिक मिले। तो यहाँ पे बंटी कौन है बी, ये है। तो यहाँ पे बंटी को कितना अधिक मिल रहा है, पहले 21x मिल रहा था, अब 22x मिल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना 1x ही तो ज्यादा मिल रहा है। तो वो कह रहा है हमें हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है कि 1x ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 25 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो 1x का मान कितना 25 रुपए। तो हमसे पूछा क्या है, तो अमर को वास्तव में प्राप्त होने वाली राशि कितनी है। अमर को प्राप्त होने वाली राशि कितनी है भाई। तो अमर को प्राप्त होने वाली सही राशि कौन सी थी, यही तो है। तो अमर को प्राप्त होने वाली राशि कौन सी है भाई 15x, सही वाली। तो 15 गुणित 25 कितना हो जाएगा 375। अमर को कितना मिलना था ये 375 रुपये। कौन सा सही है हमारा, ये ई वाला। भाई ये डिवाइड करना तो आपको आता है ना, कि रेशियो में अगर कोई संख्या दे रही हो तो उसको डिवाइड करना है। मैंने हर बार बताया आपको, काफ़ी बार बताया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बताए हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 3 मीटर पर सेकंड की गति से उसी दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। ये 3 मीटर पर सेकंड जो है वो व्यक्ति ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है, व्यक्ति की स्पीड है, ठीक है। वहीं ट्रेन एक पुल को 45 सेकंड में पार करती है। तो यदि ट्रेन की गति 54 किमी प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई। तो यहाँ पे क्या दिया है, व्यक्ति की स्पीड कितनी दी है, हम इसको मान लेते हैं कितनी वी मान लेते हैं, पर्सन की स्पीड, ठीक है। ये कितना है 3 मीटर पर सेकंड है। और ट्रेन की स्पीड कितनी है वी मान लिया हमने इसे, ये कितनी है 54 किमी प्रति घंटा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया, तो 18 तिरिक 54, ये कितना है 15 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया कितना एल, ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया कितनी है, लंबाई इसको लिख देते हैं एल, ठीक। और पुल की लंबाई हमने मान लिया पी। तो एक बात बताइए, कह रहा है ना 3 मीटर पर सेकंड की गति से उसी दिशा में दौड़ रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। तो ये कोई व्यक्ति है, ये भाग रहा है, ये ट्रेन आ रही है यहाँ पे। तो बोल रहा है कि ट्रेन जो है इसको 15 सेकंड में पार करती। अगर ये ट्रेन का मुंह यहाँ है, अब इसको पार करना है, ये भी 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये कितने की स्पीड जा रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो ये जब पार कर जाएगा, मान लीजिए व्यक्ति अब यहीं रह गया, ठीक। और ट्रेन कहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई। तो ट्रेन का मुंह यहाँ पहुँच गया, पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया। तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति की जो वो है डिस्टेंस, वो 0 मानते हैं, क्योंकि जब तक दिया ना हो किसी का तो हम 0 मान लेते हैं। तो ट्रेन कहाँ है, यहाँ पहुँच गई। तो आप बताइए कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। भाई पहले यहाँ थी,
अब इसका मुंह यहाँ पहुंच गया। देखा जाए तो व्यक्ति से कितना डिस्टेंस, जितनी ट्रेन की लंबाई थी उतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। और स्पीड की बात करते हैं, भाई 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये भी दौड़ रहा है, 15 इधर जा रही है। तो आप बताओ कि क्या कर रहा है। अगर एक मीटर में 1 सेकंड में 3 मीटर ये जा रहा है, तो 1 सेकंड में ये 15 मीटर जा रहा है। तो देखा जाए तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर तो है। मतलब कहने का अगर उसी दिशा में जा रहा है और ये भी ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है, तो इनकी अगर वो मान लीजिए कि दोनों की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड होती, तो क्या कभी व्यक्ति को ट्रेन पार कर पाती? 1 सेकंड में 3 मीटर वो भी चलती, तो 1 सेकंड में 3 मीटर वो भी चलता, आगे बढ़ जाते हैं। तो कभी पार कर पाते हैं? कभी नहीं। तो पार कैसे कर रहा है? पार वो जो है एक्स्ट्रा जो 12 मीटर पर सेकंड चल रहा है वही तो पार कर रहा है। तो हमारी रिलेटिव स्पीड जो आ जाएगी वो कितनी होगी? 12 मीटर पर सेकंड। इतना समझ में आया? तो चलिए ट्रेन की, तो v बराबर क्या होगा, d/t होगा। तो स्पीड हमारी क्या है भाई, जो ट्रेन की स्पीड है और माइनस v व्यक्ति की स्पीड। डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लंबाई l, और टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकंड। तो vt का मान कितना है, 15, और इसका कितना है, 12। तो l बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ कितना है, सॉरी यहाँ पे 3 है, 12 नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 गुणित 15 बराबर कितना, l। तो l का मान कितना आ गया, 12 15 180 मीटर आ गया। l का मान कितना आ गया, 180 मीटर। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे आ जाते हैं। कह रहा है कि वही ट्रेन एक पुल को 45 सेकंड में, अब अगर यही व्यक्ति को पुल को पार करनी हो तो क्या करेगा। ये ट्रेन है हमारी, ये क्या है हमारा, पुल है। तो पुल, तो यहाँ पे है, ट्रेन का मुंह कहाँ है, यह भी यहाँ है भी, ट्रेन का मुंह यहाँ है, और पुल की लंबाई l, ट्रेन की लंबाई l। तो आप बताइए कि अब क्या है, अब अगर इसको पार करना हुआ तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब ये मान लीजिए कि पार कर गई, तो ट्रेन का मुंह यहाँ पहुँच गया, ट्रेन का पहले मुंह यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली, यहाँ थी पहले ट्रेन, अब यहाँ से यहाँ तक कितना, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, p प्लस एल। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, p प्लस एल। तो स्पीड कितनी है, स्पीड तो अब पुल तो चल नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन चल रही है। तो v बराबर क्या होगा, d/t होता है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। टाइम कितना लगेगा, टाइम दिया है 45 सेकेंड। तो इसका गुणा इधर कर लेते हैं, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 675। और इधर कितना, पुल की लंबाई हमें नहीं पता, लेकिन ट्रेन की लंबाई हमें पता हो गई 180। तो यहाँ कितना हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा, 495 मीटर। कितना, 495 मीटर। तो कौन सा सही है हमारा, ये ई वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, बाकी वो कुछ है नहीं। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ऐसे क्वेश्चन में जो कहता जाए वो करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, और सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक गांव में कुल मतदाताओं में से 70% पुरुष हैं और कुल महिला मतदाताओं में से 50% की आयु 18 वर्ष से अधिक है। यदि कुल मतदाताओं में से 57% की आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत बताना है। ठीक है,
तो चलिए मान लेते हैं, माना कि टोटल मतदाता कितने हैं, टोटल वोटर कितने हैं। हमने मान लिया कि टोटल वोटर जो हमारे पास हैं वो 100x है। कितना? 100x हमने मान लिया। आप मानने को 1000 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा मानिए कि ताकि वो सॉल्व करने पे फ्रैक्शन में ना आए, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, सॉरी, यहाँ पे 1000x मान लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, 1000x। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुल मतदाताओं में से 70% पुरुष हैं। तो अगर इसमें से कह रहा है 70% क्या है, मेल है, तो 1000x का 70% कितना होगा, जाहिर सी बात है कि 700x। 700x क्या है, मेल है। तो फीमेल कितनी होंगी, भाई टोटल 100% तो होता ही है, तो 70% मेल हैं, तो 30% कितनी होंगी, महिलाएं होंगी। जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना 300 आएगा, 700x पुरुष हैं तो 300x कितना होगा, महिलाएं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि कुल महिला मतदाताओं में से 50% की आयु 18 से वर्ष से अधिक है। अब इसमें से महिलाओं में से कह रहा है कि 50% महिलाएं जो हैं वो 18 की एज से अधिक हैं। तो इसका 50% कितना होगा, 150x तो होगा, ठीक। और बाकी कौन सी बच गई, 150x, ठीक। आगे कह रहा है कि यदि कुल मतदाताओं में से 57% की आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो कुल मतदाता हैं कितने भाई, टोटल में से 57% बोल रहा है कि 18 से अधिक हैं। तो 18 से अधिक वाले टोटल में से कितना है भाई, तो 570x होगा। 1000x का 57% कितना होगा, 570x होगा। मतलब कहने का अर्थ मेल और फीमेल को मिला करके 570x जो है वो कितना है, 18 प्लस हैं, मतलब 18 वर्ष से अधिक वाले हैं, ठीक। तो आप बताओ कि मेल कितने होंगे फिर 80 प्लस, मेल कितने होंगे 80 प्लस वाले, मेल कितने होंगे 80 प्लस। तो ये होगा जो हमारा टोटल कितने हैं, टोटल 80 प्लस कितने हैं, और माइनस फीमेल 80 प्लस, घटा देंगे तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि कितने हैं। टोटल हमारे पास 570 हैं जो कि 80 प्लस हैं, और फीमेल कितना है 150 हैं। तो ये बच कितना आ गया भाई, 420x जो है वो क्या है, मेल है, मेल 80 प्लस, ठीक। इतना समझ में आया। अब हमसे पूछ रहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष मतदाताओं की संख्या, तो कितने हैं, 420 हैं। परसेंटेज में पूछ रहा है किससे, तो पुरुष टोटल कितने हैं भाई, 700। 700 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, तो 700 का कितना परसेंट है, 100 से गुणा कर दिया। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से यहाँ 1 0 कैंसिल, 7 छंग के 42, 6 का गुणा किया 10 में तो कितना 60% आया। कितना है 60%। कौन सा सही हमारा, ये सी वाला, ठीक। समझ में आ गया होगा। और थर्ड क्वेश्चन नहीं किया है, जो कह रहा है वो करते जाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है एक आयताकार मैदान की बाड़बंदी 5 रुपए प्रति मीटर की दर से की गई और मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि बाड़बंदी की कुल लागत 390 रुपए थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हुआ, ठीक। तो लंबाई एंड चौड़ाई का रेशियो दिया है कितना, 8:5 का रेशियो। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई हमारी कितनी थी, 8x थी, और चौड़ाई कितनी थी, 5x।
तो बाड़बंदी का मतलब क्या होता है? बाड़बंदी का मतलब होता है कि अगर हमारा ये कोई खेत है, मैदान है या खेत है जो भी है, तो इसके तरफ जो हम कांटे वाली तार लगाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि शहरों में क्या होता है, बाउंड्री करवाते हैं जिसे, तो ये बाउंड्री जो करवाते हैं यही क्या है, बाड़बंदी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तार लगवा दिया है, तो ये बाड़बंदी हो गई। ये कह रहा है कि 5 रुपए प्रति मीटर, 1 मीटर का 5 रुपए, 1 मीटर का 5 रुपए ले रहा है। तो टोटल देखा जाए तो ये है कितना भाई, टोटल है कितना? तो ये क्या होता है, आयत का, अगर मैदान का हम परिमाप निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा ना टोटल ये कितना है। तो आप बताइए आयत, इसका मैदान का परिमाप कितना हो जाएगा? होता क्या है भाई, यहाँ पे लंबाई कितनी है, 8x, ये 5x, 8x और 5x, टोटल कितनी हो गई, 8 5 13 दूना 26x, कितना, 26x है। कह रहा है कि 5 रुपए पर मीटर ले रहा है, यहाँ पे कितना, 26x मीटर हो गई, कितना है, 26x। अगर 5 रुपए पर मीटर ले रहा है तो टोटल कितना हो गया, 26x गुणित 5 रुपए, तो टोटल पैसा कितना लग गया इसको, इतना, 26x गुणित 5। लेकिन वो कह रहा है नहीं, कुल लागत जो है 390, तो ये किसके बराबर होगा, 390 के। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 5 दूनी 10, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ गया, x का मान हमारा कितना आ गया, 3। तो अब हम बता सकते हैं ना कि हमारी ये कितनी हो गई, 5 तिया 15 और ये कितना होगा, 8 त्रिक 24 मीटर। लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गई कितनी कितनी है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल आप नहीं बता सकते हो भैया, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है, 24 है, और चौड़ाई कितनी है, 15 है। तो 24 पंचे 120, 240 बराबर कितना, 360 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 360 मीटर स्क्वायर। कौन सा सही हमारा, ए वाला। ठीक, क्या बहुत हार्ड क्वेश्चन था, नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है राजू को एक कार्य पूरा करने में शिवम की तुलना में 9 दिन अधिक लगते हैं, जबकि शिवम की कार्यक्षमता राजू से 30% अधिक है। राजू, शिवम और तन्मय को मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 10 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए तन्मय और राजू दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है कि हम तन्मय की इफिशियंसी हमें नहीं पता है भाई, राजू और शिवम की तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो बोला है कि 30% अधिक। तो हमें तन्मय की इफिशियंसी नहीं पता, अगर तन्मय की पता हो जाए, तीनों की इफिशियंसी हमें पता हो जाए, तो हम बता सकते हैं कि वो कितना टोटल कार्य कितने दिन वो करेंगे दोनों मिल करके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कार्य पूरा करने में शिवम की तुलना में राजू जो है शिवम की तुलना में 9 दिन अधिक लेता है, जबकि शिवम की कार्यक्षमता पे आ जाते हैं किसकी, राजू से 30% अधिक है। तो शिवम को एस मान लिया हमने, राजू को हमने क्या मान लिया, आर। तो बोल क्या रहा है कि राजू से 30% अधिक है। तो राजू से 30% है, आपको पता है 30% का मान कितना होता है, 3/10 होता है। तो कह रहा है राजू से, अगर राजू 10 है तो इसका 30% अधिक मतलब 13 कितना होगा, शिवम होगा। तो ये 13 और ये 10, ये क्या आ गई हमारी एफिशिएंसी। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, कि टोटल वर्क बराबर होता क्या है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है,
इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक, तो अगर आप बताइए कि काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, अगर दोनों एक काम कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हमारा अगर कांस्टेंट हो, भाई काम दोनों एक ही कर रहे हैं मतलब टोटल वर्क कांस्टेंट है, तो इफिशियंसी क्या होगी, 1/टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ से अगर टोटल वर्क, भाई यही काम तो ये भी कर रहा है, शिवम भी वही काम राजू भी कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पे अगर इनकी इफिशियंसी 13 आ रही है, इनकी 10 आ रही है, तो अगर टोटल वर्क कांस्टेंट है तो इफिशियंसी क्या होगा, टाइम का उल्टा, तो टाइम इनका बीच का क्या लगेगा, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, 10 और 13 का, भाई उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 10 और 13। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाते हैं कि राजू को एक कार्य पूरा करने में शिवम की तुलना में 9 दिन अधिक लगते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने दिन अधिक लगे, 3 यूनिट अधिक लग रहा है राजू को, लेकिन वो बोला नहीं 9 दिन अधिक लग रहे हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 दिन। तो यहाँ पे अब कितना दिन लग रहा है राजू को, 13 या 39 डे, और शिवम को कितना लग रहा है, 30 डे। लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है इनकी, भाई 13 है 10 है रेशियो में, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 10x है, और इसकी कितनी मान लेते हैं, 13x। नहीं भी मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कट जाएगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि इतनी पे। तो अब टोटल वर्क हम बता सकते हैं नहीं, भाई हमें एक जो व्यक्ति है वो कितने दिन में काम कर रहा है और उसकी इफिशियंसी पता है, तो टोटल वर्क हम बता सकते हैं नहीं, तो टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा, भाई 30 गुणते कितना, 13। अब चाहे जिसका ले लो, टोटल वर्क मैंने बताया ना कि जब सेम है, 30 का गुणा 13 में करोगे 390 आएगा, और यहाँ 39 का गुणा 10 में करोगे तब भी 390 ही एक्स आएगा, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 390 एक्स। ठीक, अब आ जाते हैं, क्या है, राजू शिवम और तन्मय मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वही वर्क है, अब राजू शिवम और तन्मय मिलकर कार्य शुरू करते हैं 10 दिन में, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, राजू की इफिशियंसी कितनी है, 10x, और शिवम की कितनी है, 13x, और तन्मय की हमें नहीं पता भैया, तन्मय को हमने मान लिया t है, और टोटल कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, तो टोटल वर्क हमें मिल गया यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 13 10 23 मतलब 230x हो जाएगा। हमने क्या किया, 10 का गुणा कर लिया, यहाँ पे कितना 10t। ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, भाई ये काम तो एक ही कर रहे हैं ना, हमने क्या कहा, एक ही काम को ये अलग अलग कर रहे हैं तब कितना टाइम लग रहा है, ये मिलके कर रहे हैं तब कितना लग रहा है, हम एक ही वर्क की बात करें, अगर ये और ये वर्क बराबर है टोटल वर्क, तो अब दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो, ये फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 390x बराबर कितना, 230x प्लस 10t। तो यहाँ से कितना आ जाएगा t का मान, भाई इधर जाएगा तो कितना आएगा, 16 160 मतलब 16 आ जाएगा, 16x। तो तन्मय की इफिशियंसी कितनी मिल गई हमें, तन्मय की इफिशियंसी 16x। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अब जो पूछ रहा है उस पर आ जाते हैं, पूछ रहा है कि तन्मय और राजू द्वारा मिलकर वह कार्य कितने में पूरा होगा, तो तन्मय प्लस राजू द्वारा लगने वाला समय कितना होगा, टोटल वर्क हमारा क्या है, 390x है भाई, और इनकी इफिशियंसी क्या है, इसकी है 16, इसकी कितनी है राजू की 10x, तो इतनी कितना हो जाएगा 26x, ये 390x था 26x। तो सॉल्व कर लेते हैं, 13 39 मतलब 30, और यहाँ कितना हो जाएगा x x कैंसिल, और 13 दूना 26, तो यहाँ पे कितना 15, कितना 15 डे, कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। तो कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बस ये कॉम्प्लिकेटेड था। आपको बस क्या ये कहानियाँ नहीं लिखनी है भाई, जो मैं हर बार आपसे कह रहा हूँ कि ये कहानियाँ नहीं लिखनी है आपको,
ठीक, मैं समझाने के लिए आपको इतनी कहानियाँ लिखता हूँ, आपको तो उतनी ही लिखनी जितना आप याद नहीं कर सकते, और जो भी लिखोगे आप, आपको पता होगा ना कि हमने ये लिखा क्या है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। ठीक है।